नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आकाश द्विवेदी। हिंदुस्तान की राजनीति में कई राजनेता हुए और कई राजनेता अभी भी हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने आप में ही इतिहास को दर्ज करवाया है। 9 बार के विधायक, रामपुर खास विधानसभा सीट से और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। प्रियंका गांधी भी कमान उत्तर प्रदेश में संभाल रही हैं। आने वाला चुनाव कितना दिलचस्प होगा और कांग्रेस पार्टी की कैसी तैयारियां होंगी? देखिए, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं। जनता बोलने लगी, मतदाता मुखर हो गया है और एक चीज़ साफ हो गई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ हार जाएगी, सफाया होगा। जो इनको उम्मीद नहीं, आप देख लेना, ये फिर से दोहराया जाएगा। चाहे वो 2002 मान के चलिए, चाहे 93 मान के चलिए, भाजपा पूरी तरह सत्ता से बाहर जाएगी और सैकड़ा की संख्या नहीं पूरी कर पाएगी। ये जन आक्रोश, जनता ने मन बना लिया। अब आएगा कौन? निश्चित रूप से दो प्रमुख दावेदार हैं, सपा, कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बसपा कमज़ोर पड़ी, बसपा का वोट भाजपा में जाएगा नहीं, सपा में जाएगा नहीं, वो कांग्रेस की तरफ आएगा। मायावती को लोगों ने देख लिया, मायावती जी के शासनकाल को परखा है लोगों ने, और अखिलेश जी को भी। विकल्प के रूप में मैं समझता हूं भाजपा के ज़्यादा स्वीकार्य कांग्रेस होगी, वो भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। तो प्रियंका का नेतृत्व जीतेगा, भाजपा जाएगी। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है, ये मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूं और मेरा आकलन भी। हम लोग चुनाव के इस यात्रा में और चुनावी चर्चाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। हम लोगों ने जनता के बीच एक चीज़ का मन महसूस किया है कि लोग प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाती है तो? देखिए, सरकार बनाने की स्थिति आने दीजिए। मैं अभी सिर्फ इतना कह सकता हूं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्हीं के नेतृत्व में हम विजय अभियान अपना प्रारंभ करेंगे, कर चुके हैं। तो प्रियंका गांधी का नेतृत्व होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद की बात है, वो बहुमत आने पर, विधानमंडल दल आहूत होने पर जिसे नेता चुनेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी कुछ समय पहले जो है सर, प्रतापगढ़ में एक जनसभा और एक कार्यक्रम के दौरान आपकी झड़प वहाँ के मौजूदा सांसद संगन लाल गुप्ता के साथ की तस्वीरें आई थी, जिसमें वो एकदम स्टेज से बाहर किनारे खड़े थे, आप भीड़ के कार्यकर्ताओं के बीच में दूसरे हिस्से में थे। उसके बाद प्रतापगढ़ की सियासत में अलग तरीके से हलचल हुआ, मुकदमे वगैरह भी हुए और आप काफ़ी सीनियर नेता हैं संगम लाल गुप्ता, और अगर आपकी राजनीति करियर की बात की जाए तो आप सीनियर हैं। इस सीनियरिटी जूनियरिटी को किस स्तर पर देखते हैं, पहले के वक्त में और आज के वक्त में? मैं समझता हूँ सत्ता का अहंकार, सत्ता का नशा लोगों पे चढ़ता है और हमारे सांसद तो कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया। वो ये भूल गए कि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, कोई ऐसे तानाशाह नहीं हैं, कोई ऐसे अधिकारी नहीं हैं, कोई ऐसे नहीं हैं जिसको ऐसा लगे कि बस वही वो हैं। सभा नहीं थी, जनसभा नहीं थी, वो एक ब्लॉक का कार्यक्रम था जिसमें हम और क्षेत्रीय विधायक मोना जी पहले से थे। मंच पूरा खचाखच भरा था, 9-10 कुर्सियां थी। उनके आने पे मोना जी ने, मेरी बेटी ने कुर्सी खाली की, उनको सम्मान सहित बैठाला, पर उन्होंने इशारा कर दिया, उनके 10-15 लोग मंच पे आ गए। मंच पर तो उसी को आना था ना जो मंच का पे आमंत्रित था। वहाँ आके वो लोग उठाने लगे, माइक पे जिंदाबाद लगाने लगे। सरकारी कार्यक्रम में जिंदाबाद मुर्दाबाद का कोई सवाल नहीं था।
जिंदाबाद माइक तोड़ डाला, मंच तोड़ डाला, कुर्सियां पलट दी, जनता आक्रोशित हुई, ये चले गए वहाँ से। फिर 200-250 कदम जब वहाँ से चले गए, हम लोग हॉल के अंदर बैठे रहे, तो इनके साथ चलने वालों ने बड़ी बुरी गालियाँ दी और कुछ गाली मोना जी को जो थी वो किसी को नहीं बर्दाश्त हुई। नतीजे के तौर पे जिसने गाली दी थी उसकी पिटाई हुई, ये सच है और वो सब वीडियो में है। संगम लाल जी सकुशल मंच पर आए, सकुशल मंच से गए, सकुशल गाड़ी में उनका बैठे। शर्ट बाद में कैसे फट गया है? बाद में वो वहाँ से सांगीपुर जहाँ ये घटना हुई थी उससे लालगंज की दूरी 14 किलोमीटर है, बीच में थाना पड़ता है, वहाँ रुके नहीं इसीलिए क्योंकि तब नहीं, कोतवाली सांगीपुर, क्योंकि वहाँ शर्ट फटी नहीं थी। तो फिर ये गए लालगंज, वहाँ शर्ट फाड़ी, 2-4 प्रेस वालों को बुलाया, उसके बाद एफआईआर लिखाई। ये अगर सांगीपुर में रिपोर्ट लिखा देते जो 2 किलोमीटर घटनास्थल से, क्यों नहीं लिखाई? सिर्फ इसलिए कि तब तक शर्ट नहीं फटी थी। ये वहाँ पहुँच के शर्ट फाड़ के इन्होंने रिपोर्ट लिखाई। मैंने इस तरह की गिरी हुई मानसिकता का एक सांसद अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। गैर पढ़ा लिखा है, मुझे मालूम है, शिक्षित नहीं है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन इस स्तर पर उतर आएगा कि 6-6 एफआईआर एक घटना की लिखाएगा, क्योंकि ये तय है, ये फैसला हो चुका है एंटोनी केस में कि एक घटना एक समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक ही एफआईआर होगी। ये 6 एफआईआर लिखा रहा है, उसी से पता लगता है कि सत्ता का कितना अहंकार और सत्ता ने किस तरीके से वहाँ कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। 307 लिखा रहा है। मुझसे तो सवाल दुआ सलाम के कुछ हुआ नहीं, 3 से 7 का मतलब होता है आजीवन कारावास। उसकी रिपोर्ट मेरे खिलाफ, मोना जी के खिलाफ लिखा रहा है। तो मैं ये कहूँगा सत्ता का जो नग्न तांडव हुआ है, आज वो क्षेत्र में सांगीपुर जनता के बीच में बिना पुलिस लिए चले आए, तो जनता इतनी आक्रोशित है, हजारों लोग जिनके नाम उन्होंने अज्ञात में एफआईआर में डाल दिए थे, पुलिस ने जिनसे वसूली की है, जो घर छोड़ के भागे थे, पूरा का पूरा समुदाय नाराज है, पूरा का पूरा ब्लॉक नाराज बैठा हुआ है। उन्हें आक्रोश जनता का झेलना पड़ेगा। रामपुर खास विधानसभा की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ के सारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया, वो भी आज से नहीं पिछले काफ़ी समय से हम लोगों ने जो देखा है कि वहाँ की सड़कों से लेके नाली या अत्याधुनिक चीज़ें रामपुर खास विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा विकास वहाँ पर देखे जाते हैं, बल्कि अन्य विधानसभाओं से अच्छे विकास हैं। विकास के मुद्दे पर 2022 का चुनाव होने की भारतीय जनता पार्टी बात कह रही है, लेकिन एक बार फिर से अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन काशी और मथुरा का विवाद सामने उभार कर लाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडियन वर्शिप एक्ट पारित हो चुका है भारत की लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो परिवर्तित नहीं हो सकती है। ये भारत का कानून है, संसद का बनाया कानून है। पर कई महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ेंगे, क्या छुट्टा जानवर पर चुनाव लड़ेंगे, क्या बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, क्या विकास पे लड़ेंगे? तो उनको वही मुद्दे लाना है जो हो नहीं सकते। भाजपा ने कौन सा अयोध्या मंदिर बनवा दिया? अयोध्या में मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। ये तो कहते थे, मुझे आज भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का याद है कि अभी तो हमारा सिर्फ बहुमत विधानसभा में, जिस दिन लोकसभा में बहुमत हो जाएगा हम कानून बना देंगे। 96 में बहुमत हुआ, बनाया। 2014 में नरेंद्र मोदी का प्रबल बहुमत हुआ, क्या बनाया इन्होंने, मंदिर का कानून पास किया। 2019 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जिस जज ने फैसला किया, जिसको राज्यसभा ले गए, तब बनना शुरू हुआ। तो ये तो हर हिंदू मुसलमान, हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी कि जो भी अदालत का फैसला हो उसे सब मानेंगे या बातचीत से तय हो जाए। 2022 का चुनाव नज़दीक है और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक बार फिर से तेज हो रही है। वसीम रिजवी त्यागी जी बन गए हैं, क्या कहेंगे? ये त्यागी जी बन जाए या तिवारी जी बन जाए, नहीं, ब्राह्मण समुदाय में ऐसे लोगों को, तो जहाँ तक मैंने देखा, आप भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और मैंने देखा कि ब्राह्मण समुदाय में ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है कोई पंडित बन जाए, तो इसको किस तरीके से पंडित कैसे बना दिया गया वसीम रिजवी को? जैसे उनका हिंदुत्व है, हिंदुत्व जानती नहीं भारतीय जनता। एक पूजनीय, एक धार्मिक आचरण, व्यवहार और पवित्र धर्म है जो सहिष्णुता से भरा पड़ा है। उसमें उन्होंने अपने नाम में सिर्फ त्यागी, आप देख रहे हो, उन्होंने जितेंद्र सिंह त्यागी लगाया है। ये सिंह भी लगा, त्यागी भी तो लगा। ठाकुर भी बने हैं, ब्राह्मण भी बने हैं। तो
तो जिस आदमी को जिसने बनाया उनको ना उसको बेसिक ज्ञान था, और जो आदमी बना है वो तो निहायत ही पाखंडवादी, लालच के लिए वो दुनिया में कुछ कर सकता है। उस पर भ्रष्टाचार के इतने मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उस पर जितनी कम बात की जाए उतना ही अच्छा है। भाजपा पोलराइजेशन करना चाहती, पर जनता महंगाई के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ रही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद महिलाओं के लिए बेहतर बात करती हुई और उनके मैनिफेस्टो में भी महिलाओं का खास तौर से जिक्र किया गया है। कांग्रेस पार्टी से आप एक बड़ा नाम और एक बड़ा चेहरा हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति आप अपनी बताना चाहेंगे? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, 50% आबादी महिलाओं की है, युवाओं की आबादी लगभग 62% से ज़्यादा है, 62 से 82% तक। हमारा कंसंट्रेशन युवा, महिला, दलित, अनुसूचित जात और गरीब तबका है। हम उसका उत्थान चाहते हैं। और लोग बात करते थे, प्रियंका गांधी ने तो घोषणा पत्र में शामिल कर लिया कि 40% हम सिर्फ टिकट ही नहीं देंगे, नौकरियों में भी आरक्षण देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 50% महिलाओं का मत पूरी तरह प्रियंका जी के साथ है। बेरोजगारी 48 साल की सबसे बड़ी है, वो जाएगा इनके साथ। तो कुल मिलाकर इसीलिए मैं कहता हूँ भाजपा का जाना तय है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, दोहरा दूं, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आना तय है। ये हमारे साथ मौजूद थे प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेबाक तरीके से अपने विचार रखे हैं। ऐसी ही और शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे, और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस।